नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी जीआईसी जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम जिन बिंदुओं पर बातचीत करने जा रहे हैं, लगभग 10 बिंदु इसमें शामिल हैं। यानी कि स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत हम प्रश्न नंबर 81 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को एक साथ एक ग्रुप में एक गुच्छे के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ताकि समय के अंदर इसको कवर किया जाए। जिसमें हम बातचीत करेंगे राजभाषा से क्या तात्पर्य है, राजभाषा के रूप में हिंदी की क्या स्थिति रही है, राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है, संपर्क भाषा क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या मतलब है, कार्यालयी भाषा क्या है, संचार भाषा क्या है, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अंतर, खासतौर से राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर हमने प्रश्न जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो चाहे ये प्रश्न लघुत्तरीय में पूछे जाए चाहे अति लघुत्तरीय में पूछे जाए, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कंसंट्रेट होके अंत तक देखेंगे। प्रश्न नंबर 81, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयामों पर चर्चा कीजिए। इसमें आप देखेंगे कि दो तरीके के आ, भाग इसमें किए जा सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या मतलब है और उसके विविध आयाम कौन कौन से। तो मान लीजिए आप एग्जाम में जाते हैं, खासतौर से ईएमआरएस और केबीएस के दृष्टिकोण से हम बात करें, तो इतना दूर भी पूछा जा सकता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो आपको बस इतना ही उत्तर लिखना है, इतना उत्तर, बस 3 लाइन। इसमें आप देखेंगे कि कंप्लीट 4 नंबर का जो है, क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी में भी भाषा विज्ञान और हिंदी व्याकरण की तरीके से ही लिखना होता है, उसमें बहुत इधर उधर की बात नहीं लिखते। तो प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसको कि अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी भी कहा जाता है, यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी के उस व्यावहारिक और कामकाजी रूप से है जिसका प्रयोग विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, कानून और जनसंचार जैसे विशेष क्षेत्रों में किया जाता है। यह सामान्य बोलचाल की भाषा से भिन्न है, पारिभाषिक शब्दावली और विशिष्ट शैली का उपयोग करती है। तो इतना अगर आप लिखते हैं तो प्रयोजन मूलक हिंदी का जो तात्पर्य है, अब वो क्लियर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो प्रयोजन मूलक हिंदी को लेकर अलग अलग किताबें भी लिखी गई। जैसे आपने दंगल झाल्टे की बुक पढ़ी होगी, पूरा उन्होंने किताब भी लिख दी है। विनोद गोदरे ने भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर परीक्षाओं में अगर टिप्पणी नुमा आ रहा है या फिर अति लघुत्तरी आ रहा है, तो इतना भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। दूसरा पार्ट इसका शुरू हो रहा है विविध आयाम। इस अगर मान लीजिए पूछा जाए कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध आयामों पर चर्चा कीजिए, तो फिर आपको यहां से उत्तर लिखना पड़ेगा। प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रमुख आयामों में कार्यालयी, व्यापारिक, वैज्ञानिक, मीडिया, विधिक और बैंकिंग हिंदी शामिल हैं, जो इसे ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाते हैं। कई बार ये चर्चा परिचर्चा आपने सुनी होगी कि जिस धड़ल्ले से इंग्लिश लैंग्वेज ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई है, खासतौर से विज्ञान की हम बात करें, उतना आप हिंदी में नहीं देखेंगे। हिंदी में बहुत केवल बोर्ड संभाले हुए हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, विज्ञान वहां तक है। बाद में आप जाएंगे तो वही हिंदी मीडियम वाले बीएससी एमएससी करते हैं, तो पूरा इंग्लिश में पढ़ते हैं। अगर वो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो मानकर चले कि बहुत पिछड़ गए। तो यहाँ पर भी निर्णय लिया गया कि क्यों नहीं हिंदी को ज्ञान विज्ञान से जोड़कर उसको तकनीकी वैज्ञानिक रूप दिया जाए। ठीक है, तो इसके विविध आयाम उभर कर सामने आते हैं, जिसमें कि कार्यालय हिंदी एक है। कार्यालय हिंदी का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी हिंदी जो ऑफिशियल, जो हम नोटिस पढ़ते हैं जब एग्जाम कैंसिल होते हैं या फिर एग्जाम डेट आते हैं, तो जो नोटिस है उसकी भाषा शैली आप देखेंगे तो आपकी जो साहित्यिक
रचनाएं हैं उनकी भाषा शैली से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, तो प्रशासनिक यानी कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है। अब आप सभी नोटिस इत्यादि देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी का एक छोटा सा पार्ट है जिसको कि हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। क्या है ये? प्रशासनिक कार्यों, कामकाज, पत्राचार, फाइलों, अधिसूचनाओं, जिसको कि हम रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो नोटिस आती है, और नियमावली में प्रयुक्त होने वाली भाषा को कार्यालय हिंदी कहा जाता है। यह तटस्थ और स्पष्ट होती है। दूसरा इसका रूप है पारिभाषिक और तकनीकी हिंदी, जिसमें विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में प्रयुक्त सटीक शब्दावली का प्रयोग। जैसे हम विज्ञान पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं परमाणु भार, ठीक है, अणु, यौगिक। साइंस में हम लोग कुछ पढ़ा करते थे, इंटरमीडिएट तक हमने भी साइंस पढ़ी और बहुत मन था कि हम डॉक्टर बनेंगे और मनुष्यों का डॉक्टर बनेंगे, लेकिन अंत में हमने ह्यूमैनिटीज में ही अपने को आगे बढ़ाया और हिंदी लिटरेचर में डॉक्टरेट हो गया। तो समय परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि विज्ञान पढ़ेंगे तो उसकी शब्दावली अलग ढंग की है, इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ेंगे तो उसकी शब्दावली अलग ढंग की है, या फिर आप सोशल साइंसेज की किताबों को पढ़ेंगे तो उनकी शब्दावली भी स्पेशल है। विधिक हिंदी यानी न्यायालय की अगर कोई किताब पढ़ेंगे, जो लोग एलएलबी इत्यादि कभी किए होंगे या फिर उनके घर में कोई किया होगा, तो वहां पर आप देखेंगे अलग कहीं अनुच्छेद की बात की जाएगी, मौलिक अधिकार की बात की जाएगी, कर्तव्य की बात की जाएगी, ठीक है। तो न्यायालयों, कानूनों, याचिकाओं और अनुबंधों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को विधिक हिंदी कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि एक तो हिंदी है जो हम लोग सूर, तुलसी, कबीर इन लोगों को पढ़ते हैं, लेकिन एक हिंदी जो प्रयोजन मूलक यानी कि वो एक उद्देश्य के साथ प्रस्तुत की जाती है, एक रूप में उसका हम प्रयोग करते हैं। व्यापारिक और वाणिज्यिक हिंदी, जिसका प्रयोग हम बैंक, बाजार, शेयर बाजार और व्यापारिक पत्राचार में प्रयुक्त शब्दावली के रूप में करते हैं। जनसंचार हिंदी, मीडिया के विभिन्न रूपों, समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया में प्रयुक्त सरल व प्रभावी भाषा के रूप में जिस हिंदी का प्रयोग हम करते हैं उसको जनसंचार हिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब महेंद्र सिंह धोनी खेला करते थे तो खेल पृष्ठ पर लिखा हुआ मिलता था कि धोनी ने गेंदबाजों को खूब धोया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे विराट कोहली का अगर भारत मैच जीत गया तो भारत की विराट जीत, उसमें विराट कोहली का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो, तो कहीं ना कहीं ये शब्दावली आप देखिए कैसे कनेक्ट कर रहा है। एक खिलाड़ी का भी योगदान हो जा रहा है और जीत के बारे में भी बताया जा रहा है कि जीत सामान्य नहीं थी, विराट ही थी। अनुवाद, प्रयोजन मूलक हिंदी में अनुवाद का काफी रोल है और आप देखेंगे कि एक एमए में भी ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है। अगर आप हिंदी पढ़े हैं, इंग्लिश आपका बीए में है, तो ट्रांसलेशन में आप आराम से जा सकते हैं, राजभाषा अधिकारी इत्यादि भी बन सकते हैं। तो अनुवाद के क्षेत्र में भी प्रयोजन मूलक हिंदी का काफी रोल है। प्रयोजन मूलक हिंदी में अन्य भाषाओं से ज्ञान विज्ञान की सामग्री का हिंदी में रूपांतरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अनुवाद के माध्यम से भी हिंदी का क्या हुआ? विकास हुआ। तो देख रहे हैं कि जिस हिंदी को हम सामान्यतः साहित्य की दृष्टिकोण से देखते हैं और जैसे ही 14 सितंबर आता है तो लगातार जो हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं उनके पीछे पीछे लोग लग जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसी समय 14 सितंबर बैंकों में और तमाम जगहों पर हिंदी दिवस मनाया जाता है और उसके प्रयोजन को कैसे और बढ़ाया जाए, उसको कैसे और अच्छे से फंक्शन में लाया जाए, उसके ऊपर संगोष्ठियां इत्यादि होती हैं, बातें खूब की जाती हैं। तो यही है इसके विविध आयाम। ये पॉइंट धीरे धीरे आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे और आपको लगा होगा कि जो हिंदी है केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान विज्ञान और तकनीकी से इसको जोड़ने की कोशिश की जाती रही है। अब जब कोशिश की जाती रही है तो पूछा जा सकता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विकास में किसी संस्था का योगदान है कि नहीं है, या फिर है तो संस्था कौन है? आप बताएंगे। यह प्रयोजन मूलक स्वरूप हिंदी को केवल साहित्यिक भाषा न रखकर इसे रोजगार और तकनीकी परिवेश की सशक्त भाषा के रूप में स्थापित करता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विकास के लिए सरकार द्वारा कई संस्थाओं की स्थापना की गई। 1 अक्टूबर 1961 को भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। शब्दावली आयोग का मुख्य कार्य मानक शब्दावली विकसित करना तथा उसका प्रयोग, वितरण एवं प्रचार करना है।
प्रिय विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि आप सभी अगर ईएमआरएस और केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमसीक्यू पैटर्न पर भी सवाल तैयार करना है। मान लीजिए आपने खूब किताबें पढ़ी, इधर उधर खूब अध्ययन करके आप गए, एग्जाम में आ गया कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, काक चेष्टा बको ध्यानम से पूरा एकदम चौकन्ने होंगे, तो आप तुरंत बता देंगे 1961। अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर इधर उधर का आंसर लिख कर आ जाएंगे और आप पीछे हो जाएंगे। पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विकास के लिए कौन सी संस्था बनाई गई। तो आप हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रश्न नंबर 81। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 82 के ऊपर। अगर सवाल आ जाए कि राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, तो ये एमआरएस के दृष्टिकोण से, केबीएस के दृष्टिकोण से इस प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा का अर्थ किसी देश की उस भाषा से है जिससे उस देश की जनता का भावनात्मक जुड़ाव हो, जिसका प्रयोग विस्तृत और देशव्यापी हो, तथा जो देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता स्थापित करने में समर्थ हो। बहुत बड़ी बात यहाँ पर राष्ट्रभाषा को लेकर कही जा रही है। पहले तो इसके शब्द में ही कि ऐसी भाषा जो राष्ट्र का क्या करती हो, प्रतिनिधित्व करती हो, और उस राष्ट्र में उस भाषा को बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो, बहुसंख्यक रूप में हो, और साथ में वो भाषा से लोगों का भावनात्मक रूप से, इमोशनली क्या हो, जुड़ाव हो। कई बार हमने देखा है कि अगर कोई अच्छी हिंदी बोल देता है तो बोलता है कि आखिरकार हम भारतीय तो हैं, हमारी हिंदी काफी अच्छी है। मैंने दूसरे विषयों का भी उन लोगों के मुंह से सुना है कि हमारी हिंदी भी अच्छी। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश, बिहार या भारत में है तो हिंदी तो पढ़ना ही चाहिए, उसमें बहुत वो नहीं, लेकिन क्यों है? क्योंकि भावनात्मक लगाव, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। ये जुड़ाव होना बहुत जरूरी। साथ में वो भाषा सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और भावनात्मक रूप से क्या करती हो, एकता स्थापित करती हो। ये नहीं कि भाषा को लेकर आपस में विवाद चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसी भाषा नहीं। दुर्भाग्य से कहे, सौभाग्य से, जिस भाषा को हम आगे अभी बताएंगे कि राष्ट्रभाषा भारत की कही जा सकती है, उसको लेकर कई बार विवाद उठे हुए हैं। खासतौर से आप महाराष्ट्र में देखेंगे या फिर तमिलनाडु में देखेंगे। ठीक है, आए दिन इस तरीके के विवाद होते रहते हैं और इसको कहा जाता है राजनीति। ठीक है, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम लोगों की भाषा। उदाहरण के लिए हिंदी राजभाषा है, लेकिन बहुसंख्यक दृष्टि से वह राष्ट्रभाषा कही जा सकती है। यह आपका विश्लेषणात्मक एक निष्कर्ष है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। अक्सर आपने इस चीज को कभी न कभी महसूस किया होगा कि 14 सितंबर को एक डिबेट होता है कि बताइए हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। जिनको मालूम नहीं होता है वो बोलते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा है, जिनको मालूम होता है वो बोलते हैं कि राजभाषा है। जिनको कुछ नहीं मालूम है तो वो सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि आप सिद्ध कीजिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हमने बता दिया कि राष्ट्रभाषा में किन किन तत्वों का समावेश होता है। एक तो है कि भावनात्मक रूप से लोगों का जुड़ाव हो, एकता स्थापित करने में वो भाषा कारगर हो, न कि उस भाषा को लेकर लड़ाई झगड़े हो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको क्या कर रहे हैं, बोलते हैं, और उस भाषा का संबंध सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा हो। तो ये है राष्ट्रभाषा। उम्मीद है कि ये छोटे से आंसर में आपने राष्ट्रभाषा को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और कोई भी राष्ट्रभाषा किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में तमाम भाषाएं हैं, तो किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा करना बहुत एक तरीके से चुनौती टाइप की है। लेकिन शक्ति शब्द का प्रयोग हमने इसीलिए किया है ताकि यहाँ पर मामला ओपन हो, चेक करने वाला भी जान जाए कि विद्यार्थी ने बहुत ही चालाकी के साथ अपनी बात भी कह दी है। एक चीज आप देखेंगे कि आजादी के पहले कहीं भी राजभाषा शब्द का प्रयोग आप नहीं देखेंगे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, दक्षिण हिंदी भाषा प्रचार समिति, वर्धा में जो राष्ट्रभाषा, और स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी का काफी रोल रहा देश को जोड़ने में,
जिसकी बात यहाँ पर कही गई। उम्मीद है कि अब आंसर किसी भी तरीके से घुमाकर आएगा, आप बहुत ही आराम से प्रसन्नचित होकर इसका आंसर लिख देंगे। अगर मान लीजिए आ जाता है कि राजभाषा से क्या तात्पर्य है, तो आप कैसे उत्तर लिखेंगे इसका? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, यानी कि जिस भाषा का प्रयोग देश के राजकाज के लिए प्रयुक्त होती हो वही राजभाषा है। सामान्य तौर पर सरकारी कामकाजों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम राजभाषा के नाम से जानते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। इसी कारण 14 सितंबर को पूरे राष्ट्र में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ में इसके 22 अन्य भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो अलग अलग चूंकि राज्य हैं, सब जगह जनता की सहूलियत के दृष्टिकोण से और उसके हिसाब से राजभाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर समग्र रूप में पूरे रूप में देखें, चूंकि हम हिंदी विषय से जुड़े हुए हैं तो हमने उदाहरण हिंदी से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना ही लिखना है, एकदम ठोस तरीके से लिखना है। ये नहीं कि ये तो बहुत छोटा हो गया, खुश होने की जरूरत नहीं है। ठोस तरीके से आप लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेंगे। अब पता चला बहुत ही इमोशनली अटैचमेंट लेके लंबी लंबी बात लिखने लगेंगे, नेताओं की तरह भाषण देना शुरू करेंगे, तो फिर आपका समय भी जायज होगा, खत्म हो जाएगा और फिर आपके अन्य प्रश्न भी प्रभावित हो जाएंगे। अगला प्रश्न आ जाता है कि राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर विचार कीजिए। यह बहुत ही टेक्निकल और संभल कर लिखने वाला प्रश्न है। तो जब आप जान गए कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि भारत संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। ठीक है, तो फिर संवैधानिक उसको दर्जा दिया गया। वो क्या रहा, किस किस अनुच्छेद में रहा, उसी के बारे में पूरा लिखना है। कुल 9 अनुच्छेद में सब बटा हुआ है, तो आप खुद देख लेंगे। आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। आप चाहें तो इसमें 8वीं अनुसूची भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं तो भी बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 से 351 तक में व्याख्यायित किया गया, यानी कि चीजें बताई गई हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद 343 एक के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी तथा संघ में सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप प्रयोग होगा। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ही एक और नियम बनाया गया कि इसके अनुसार संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक यानी 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग होता रहेगा। इसी में एक और नियम बनाया गया 343(3) के अनुसार संसद इस अवधि को आगे भी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर ये 3 बातें कही गई। इसमें से अगर आप केवल पहली बात लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना दूर काफी। ठीक है, समय के अनुसार आपको लिखना है, क्योंकि हम विस्तार से बता रहे हैं, थोड़ा सा आपके नॉलेज को भी ध्यान में रखते हुए तो जोड़ दिया हमने। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की बात की गई, जिसमें आपने पढ़ा होगा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ये कई बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम में भी कि राजभाषा आयोग की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 344 है। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं क्या हो, ये वहां की सरकार पर छोड़ा गया, वहां की जो भी मंडल है उसके ऊपर। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राचार इत्यादि किस भाषा में हो, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, जैसे आप देखेंगे एक बार आता है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया। आप देखेंगे कि हिंदी के बाद सबसे ज्यादा लोग जानते हैं तो भोजपुरी के बारे में जानते हैं, चाहे वो सिनेमा की वजह से जानते हो या फिर लिटरेचर की वजह से जानते हो या जनसंख्या बहुत ज्यादा है उसके आधार पर। तो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष
उपबंध है कि उस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए कि न दिया जाए। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट है, ठीक है, बल्कि इसको सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और जो हाई कोर्ट है में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात अनुच्छेद 348 में की गई। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की चर्चा की गई। अनुच्छेद 350 में व्यवस्था के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। जैसे अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें मातृभाषा पर जोर दिया गया। 350 ख के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार दिया गया कि वो किस भाषा में अपने जो मेन भाषा उसमें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई, हिंदी भाषा के विकास के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि हम लोगों का एक तरीके से कर्तव्य रहेगा कि हिंदी भाषा का विकास किया जाए, प्रचार प्रसार भी किया जाए। तमाम विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक भी इधर उधर हुआ तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अनुच्छेद 343 से एकदम से इंपॉर्टेंट करके, जैसे आप इतना दूर बता सकते हैं कि 343 से 351 में व्याख्यायित किया गया है और पूरा नहीं जान रहे हैं तो किसको किसको ध्यान रखना है, इसको नोट करिए आप। 343 को पूरा ध्यान रखना है, फिर 344 को पूरा ध्यान रखना है बढ़िया से, फिर इसके बाद जो आ रहा है आपका 350 क और ख, 350 को भी ध्यान रखना क्योंकि इसमें मातृभाषा के बारे में बात की गई। वैसे याद करें तो पूरा सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 351 में विकास की बात की, कम से कम ये चार, क्योंकि 4 नंबर का है तो इन चारों नंबरों को आपको पूरा अच्छे से, इनको तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, बाकी को भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो संवैधानिक स्थिति को आप समझ लिए होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए चाहे सब्जेक्टिव में आए, आप नहीं रुकेंगे, कुछ न कुछ सही करके आएंगे। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आ जाए कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए कि क्या अंतर है। तो पारिभाषिक तौर पर तो आपने अंतर देख लिया इसके पहले के प्रश्नों में, यहां पर भी आप देख सकते हैं, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। अगर हिंदी के संदर्भ में बात करें तो 343 से लेकर 351 के बीच में इसको संविधान में दर्जा दिया गया है, उस स्थान मिला हुआ है। जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित है, भावनात्मक रूप से लोगों का जुड़ाव है, लोगों ने निर्मित किया कि ये राष्ट्रभाषा ये प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार राजभाषा प्रशासन की भाषा है तथा राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। तो आप चाहें तो एग्जाम में इतना ज्यादा न लिख के आप इतना लिख सकते हैं कि राजभाषा प्रशासन की भाषा है और राष्ट्रभाषा जनता की भाषा, इतना दूर भी लिख सकते हैं। समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है, जबकि केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में। जब हम कोई आंदोलन में जाते हैं या फिर बड़े बड़े मंचों पर बातचीत करते हैं या फिर चुनावों के समय में जनता को संबोधित करते हैं तो राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग करते हैं। वो हिंदी और उसमें बहुत क्लिष्ट नहीं, जो जनता समझती है। कभी कभी तो क्षेत्रीय भाषाओं का भी पुट उसमें हम मिला देते हैं ताकि जनता कनेक्ट हो जाए। लेकिन वही जब नोटिस निकलती है, कोई बिल आ गया या फिर कुछ नोटिस निकलती है तो उसकी लैंग्वेज आप अलग देखेंगे और उसकी भाषा हो सकता है कि आपके लिए डिक्शनरी की भी जरूरत पड़ जाए। तो ये अंतर है। राजभाषा की शब्दावली सीमित है जबकि राष्ट्रभाषा की शब्दावली विस्तृत है। राष्ट्रभाषा में कई अन्य बोलियों का भी समावेशन हो जाता है जिसमें आप हिंदी को रख सकते हैं। हिंदी किसी एक भाषा का नाम नहीं, इसमें 18 बोलियां शामिल है। कई जगह 17 बोलियां भी कहा जाता है, एक दक्कनी जोड़ लेंगे तो 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी 18 बोलियों का एक ग्रुप है। तो राजभाषा की शब्दावली इसलिए क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। राजभाषा नियमों से बधी होती है जबकि राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है। राजभाषा में थोड़ा भी इधर उधर कुछ हुआ तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। इसमें तो माफी इत्यादि भी मांगा जा सकता है कि हम कुछ कहना चाहते थे, कुछ बात निकल। राजभाषा में शब्दों का प्रवेश, निर्माण तथा अनुकूलन खासतौर से तकनीकी रूप में, जो हमने अभी वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की बात की थी, उसके दृष्टिकोण से ध्यान रखा जाता है। इसमें विद्वानों, विशेषज्ञों
कि समिति को रखा जाता है कि कुछ सुझाव दे, जबकि राष्ट्रभाषा में शब्द समाज से आते हैं। आप देखेंगे कि पूर्वांचल की हिंदी अलग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिंदी थोड़ी अलग है, बिहार की भी आप हिंदी देखेंगे अलग है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बोलते तो सब लोग हिंदी। और यही आप तमिलनाडु, केरल में भी देखेंगे, वहां के लोग भी हिंदी बोलते हैं। तो लिंगों का कई बार पता नहीं चलता, लेकिन वो भी राष्ट्रभाषा हिंदी का वो प्रयोग करते हैं, न कि राजभाषा। तो समाज से आते हैं तथा प्रचलन के आधार पर ऋण होकर मान्यता प्राप्त करते हैं। इसके निर्माण में सभी का हाथ होता है, सहयोग होता है। राजभाषा हिंदी का प्रयोजन मूलक रूप में होता है, इसलिए तकनीकी सृजन के रूप में इसको देखा जा सकता है, जबकि राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा का स्वाभाविक तथा पारंपरिक रूप है। चीजें वही है। राजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है, राष्ट्रभाषा का क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। जैसे आप कई प्रोग्राम देखते होंगे, अगर मैं राष्ट्रभाषा की बात करें तो जैसे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, जैसे कपिल शर्मा का आपने प्रोग्राम देखा होगा, एक उनकी भी हिंदी है, तो वो एक तरीके से राष्ट्रभाषा। जैसे आप कुमार विश्वास का नाम जानते हैं, तो वो अगर कहीं जाते हैं, किसी को संबोधित करते, तो वो राजभाषा हिंदी का नहीं प्रचार प्रसार करते, राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा रहा है उसको। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर अंग्रेजी की जगह पर हो रहा है, जबकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग स्वाभाविक रूप से देश विदेश में सभी जगहों पर हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है यहाँ पर। उम्मीद है कि हमने 8 अंतरों को रखा है सही तरीके से कंक्लूड करके। आप अगर 5 अंतर भी अपने दिमाग में रखते हैं तो भी आपका आंसर बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को आपके दिमाग में रखी हैं, उनको आप अपने लैंग्वेज में बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और हिंदी पढ़ रहे हैं तो एक ही उत्तर को अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग तरीके से, थोड़ा प्रश्न के अनुसार तो होगा, लेकिन थोड़ी मोड़ी भी विविधता उसमें हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संपर्क भाषा से क्या तात्पर्य है? संपर्क से मतलब ये कि दो लोगों को आपस में मिलाना, यही हो गया, जिसको कि हम लिंक लैंग्वेज भी कहते हैं। एक दूसरे को क्या जोड़ने वाली भाषा। दो व्यक्ति जो विभिन्न भाषा में बात करते हैं, जिसे दोनों अच्छी तरह समझ सकते हैं, इस भाषा को ही संपर्क भाषा कहा जाता है। आज अंग्रेजी भारत की संपर्क भाषा व्यवहारिक रूप में है, क्योंकि यह विभिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच में संपर्क को कायम करती है। अगर केवल हम भारत को ही देखें तो आप देखेंगे कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण में आएंगे तो या तो हिंदी का प्रयोग करेंगे या तो इंग्लिश का। यहाँ से तमिलनाडु से अगर कोई वाराणसी गया है तो यहाँ से भी लोग जाते हैं तो आपस में ग्रुप में रहते हैं तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन किसी दुकान पर गए या फिर किसी से बातचीत कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं टूटी फूटी हिंदी का प्रयोग करें। तो हिंदी और अंग्रेजी देखा जाए तो एक दूसरे से संपर्क करने में सहायक है, लेकिन विशुद्ध तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजी को सही मायने में संपर्क भाषा के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि हिंदी तो यहीं की, तो उसको तो हम राजभाषा राष्ट्रभाषा के रूप में पहले ही बता रहे हैं। लेकिन अगर लिंक लैंग्वेज की बात करें तो अंग्रेजी में सटीक उदाहरण होगा। ठीक है, अब अंग्रेजी क्यों कह रहे हैं, आपके दिमाग में आएगा कि चाइनीज और जापानीज क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो न हम जानते उतना न आप सभी जानते। ठीक है, अंग्रेजी तो सब लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं चारों तरफ। तो ये है संपर्क भाषा, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। जो पारिभाषिक टाइप का है उसको लिखकर एक उदाहरण देकर आगे बढ़ जाए। मानक भाषा, जिसको कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि निर्धारित की गई हो कि इसका रूप यही है, मानक रूप। जैसे आप सरस्वती पत्रिका पढ़े होंगे तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने निर्धारित किया हुआ था, मानक बनाया था। इसीलिए तो कहा जाता है कि खड़ी बोली को गद्य और पद्य का तो माध्यम बनाया ही, साथ में उसको व्यवस्थित किया, व्याकरणबद्ध तरीके से उसको व्यवस्थित किया, नियमों से जोड़ा, तो उन्होंने एक मानक रूप तैयार किया। तो उससे क्या मतलब है यहाँ पर, अगर हिंदी के परिप्रेक्ष्य में देखें, हमें हिंदी को लेकर ही बात करना है, तो हिंदी के कई क्षेत्रीय रूपांतरण है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि उसका मानकीकरण किया जाए,
जिससे भाषा में एक रूपता स्थापित की जा सके। मानक भाषा का पहला जो लक्षण है वो क्या है, एक रूपता रहे। अब मुझे याद है कि एक बार मैं झेलम हॉस्टल में रहा करता था कभी, तो वहां पर ऑडिशन लेने के लिए लोग आए हुए थे, चैनल में काम करने के लिए, दूरदर्शन इत्यादि में। तो मेरी इच्छा बहुत पहले से थी कि एंकर बनूं। तो हमने भी ऑडिशन दिया। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपके ऊपर आपके क्षेत्रीय जो भी जगह है उसका असर है। आप इस तरीके का उच्चारण कीजिए कि वो जो प्रभाव है एकदम से खत्म हो जाए, लोग ये भेद ही नहीं कर पाए कि आप उत्तर प्रदेश से हैं कि मध्य प्रदेश से हैं कि छत्तीसगढ़ से हैं कि कर्ना वहां से बंगलौर से कहाँ से। तो हमने कहा कि हाँ, जिस चीज को हमने शुरू से लिया हुआ है तो इसकी ट्रेनिंग होती है। इसीलिए आप देखेंगे पहले के न्यूज एंकर जो हुआ करते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कौन कहाँ का है। आजकल तो जो क्षेत्रीयता है वो एक पहचान बन चुकी है। आपने तमाम टीचर्स को देखा होगा, खासतौर से जो जीएस के टीचर्स हैं, खान सर की मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत मानक भाषा के स्तर पर नहीं, वो बस समझाने के दृष्टिकोण से है। तो मानकीकरण की मैं बात कर रहा था कि एक नियम बनाया जाता है कि इस लेवल का होना चाहिए, स्टैंडर्ड, उसका प्रतिमान निर्धारित किया जाता है। ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण कर दिया गया हो तथा जिसका एक परिनिष्ठित रूप निश्चित हो गया हो, मानक भाषा कहलाती है। हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषा हैं तथा उनके अनेक क्षेत्रीय भेद भी हैं। ऐसी स्थिति में खड़ी बोली हिंदी को ही मानक हिंदी कहा गया। तो इसका मानकीकरण कब किया गया? बहुत पहले किया गया, द्विवेदी युग में। और कहा जाता है कि खड़ी बोली का जितना विकास द्विवेदी युग, छायावाद और खासतौर से अज्ञेय इत्यादि ने, जितने भी साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ रचनात्मक काम किया है बल्कि भाषा को भी गढ़ा है, शब्दों का निर्माण किया है। ये बड़ी बात रही। यही खड़ी बोली हिंदी शिक्षा का माध्यम है, यही पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त होती है तथा यही हिंदी संचार माध्यमों में प्रयुक्त होती है। और हिंदी भाषी हिंदी क्षेत्रों में भी इसी खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी को मानक हिंदी, परिनिश्चित हिंदी भी कहते हैं। मानक हिंदी के अंतर्गत हिंदी की बोलियां समाविष्ट नहीं है। यह हिंदी का वह रूप है जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के नगरों में पढ़े लिखे लोगों द्वारा प्रयुक्त होता है। जैसे हम ही सब अपने ग्रुप में बात करते हैं तो वो अलग हिंदी है, लेकिन जैसे ही डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हम उस मानक भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि करना चाहिए। तो मानक भाषा बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। कई बार बोलते बोलते चीजें, कितना भी आप मानक करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो पाती, फिर भी प्रयास तो करना चाहिए। अगला प्रश्न है, संचार माध्यम के रूप में हिंदी के प्रयोगों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही प्रासंगिक टाइप का प्रश्न है। पूछा जा सकता है कि ठीक है, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भी मान सकते हैं, तमाम चीजें हैं, संपर्क भाषा के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज हम संचार युग में हैं, तो इसमें हिंदी का क्या रोल है, कैसे उसके प्रयोग किए जा रहे हैं, उस पर विचार कीजिए। तो आप बताएंगे पहले कि संचार आखिरकार है क्या। संचार से एक ओर तो सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार होता है, तो दूसरी ओर दो व्यक्तियों में संपर्क बढ़ता है। संचार तो ये भी है कि सूचनाओं का आदान प्रदान होना और फिर व्यक्तियों का संपर्क होना। जैसे आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे को सामने से कभी कभार ही देखे हुए हैं, या फिर न के बराबर हम कहें, लेकिन सूचनाओं का आदान प्रदान तो हो रहा है। और यही नहीं, एक दूसरे के सुख दुख को भी हम समझ रहे हैं। जैसे मैंने एक कमेंट में लिखा हुआ कि जुकाम हो गया है, कुछ घरेलू दवाएं आप लोग बताइए। मैं उन सभी विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करूंगा जो अपने बहुत ही कीमती समय में, उन विद्यार्थियों की तरह जिनके पास हमेशा समय का अभाव होता है, फिर भी उन्होंने कुछ घरेलू उपाय बताए। इससे तो जुड़ाव बढ़ता है कि हम आपकी चिंता कर रहे हैं तो आप भी हमारी चिंता करें। उसी में कुछ ने कमेंट किया कि सर फलाना हमारा कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ठिकाना हमारा छूट गया है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। अरे कमेंट तो देखिए। तो हम केवल यहाँ पर जुड़े ही नहीं, बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए। तो संचार का युग है तब, नहीं तो कोने कतरे में इधर उधर हम रहते, वही 50-100 विद्यार्थियों को पढ़ाते। लेकिन अच्छा लग रहा है
इस संचार का हमने अच्छा उपयोग किया है। वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं तथा समाज में सांस्कृतिक एवं भावनात्मक एकता बढ़ाते हैं। इसके कारण, संचार के कारण, सूचनाओं के आदान प्रदान के कारण। अब जब हिंदी के प्रयोगों की बात आती है तो कहां कहां हो रहा है? संचार माध्यमों, टीवी यानी टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, इंस्टाग्राम पर हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है। विज्ञापनों की भाषा भी हिंदी ही है। अब तो आप देखेंगे कि जिस एरिया के हैं उस लैंग्वेज में भी विज्ञापन आने लगे, लेकिन पहले हिंदी था। जैसे ये दिल मांगे मोर, आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो ऐसे लिखा जाता था। है तो इसकी जो लिपि है वो रोमन है, लेकिन बात क्या की जाए, जैसे एक पहले विज्ञापन आता था, हीरो होंडा देश की धड़कन, डर के आगे जीत है, उसको लिखा तो जाता है ऐसे। तो स्क्रिप्ट भले रोमन है, लेकिन लिखा किस में जा रहा है? हिंदी में लिखा जा रहा है। विज्ञापनों की भाषा आप देखेंगे, आमतौर पर आप लोग इरिटेट हो जाते हैं कि सर आप में ऐड बहुत ज्यादा आ रहा है। सही बात है, लंबी वीडियोज होती हैं तो ऐड आते रहते हैं, जो कि मेरे हाथ में नहीं। हम तो ऐड को बहुत जगहों पर कम किए हुए हैं कि विद्यार्थी इरिटेट ना हो। अब कितना मैं त्याग करूं, अब बस मेरी जान ही बची हुई है, उसके लिए छोड़ दीजिए थोड़ा। तो विज्ञापनों की भाषा भी हिंदी के रूप में काफी उसका प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अधिकतर कंपनियां अपने उत्पादों का प्रचार हिंदी भाषी जनता में करना चाहती हैं, जिसे बोलने वाले की संख्या भारत की किसी भी अन्य भाषा की तुलना में कहीं अधिक है। तो एक तरीके से देखा जाए कि हिंदी को विज्ञापन की बहुत मजबूत भाषा के रूप में देखा जा रहा है। आपने देखा होगा, पूरा विज्ञापन अच्छे से देखिए। जहां तक टेलीविजन की बात है, रेडियो की बात है, इंटरनेट, फेसबुक, बहुत सारे लोगों के विचार आते हैं, ट्विटर, ब्लॉग, इंस्टाग्राम, जो यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन है उसमें आपने देखा, हम भी कभी कभी लिखते रहते हैं, तमाम लोग लिखते हैं। तो इसी तरीके से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग लिख रहे हैं। तो जनसंचार के रूप में हिंदी के प्रयोगों पर अगर विचार करने की बात आए तो इतना जरूर आप लिखिए। अगला प्रश्न है, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा और बोली में अंतर लिखने के लिए आएगा, तो कैसे इसको लिखेंगे और देख लेते हैं हम यहाँ पर। आमतौर पर आप देखेंगे कि भाषा और बोली जो है वो क्या है? भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम। दो चीजें हैं। हम जब अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं, और कोई विचार, जैसे आप सभी से हम अपने विचारों को साझा कर रहे हैं, बीच बीच में दिल की बात भी कर ले रहे हैं। तो ये है भाषा और बोली का पावर, जिसको कि बाद में आप शब्द शक्ति के रूप में आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि भाषा और बोली में अगर अंतर स्पष्ट करने के लिए आ जाए प्रश्न के रूप में, तो कैसे इसको लिखेंगे। हमने यहाँ पर पहला ही वाक्य बताया है कि भाषा और बोली में मोटे तौर पर विभाजक रेखा खींच पाना कठिन है, क्योंकि भाषा जब सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगती है तो बोली बन जाती है, और बोली जब विस्तृत क्षेत्र में व्यवहार में आने लगती है तो वह भाषा कहलाने लगती है। इसके दो बड़े उदाहरण हैं। जिस खड़ी बोली को अभी हम सब बता रहे हैं कि ये मानक हिंदी हो गई है, और वो एक जमाने में खड़ी बोली थी, और जिस ब्रज भाषा को आज हम सामान्य बोली के रूप में देख रहे हैं वो कभी भाषा के रूप में थी, क्योंकि जो जो भक्ति आंदोलन था पूरा भक्ति काल, उसमें ब्रज भाषा एक इंपॉर्टेंट भाषा के रूप में थी, रीतिकाल तक थी। यानी कि खड़ी बोली से उसका क्षेत्र क्या था? बड़ा था, इसलिए इसको भाषा कहा गया। वही है यहाँ पर अंतर। जब बोली बोली जो होती है, जब कोई भाषा सीमित दायरे में प्रयुक्त होती है तो वो बोली का रूप ले लेती है, यानी परिवार तक सीमित है, और जो बोली विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगती है तो भाषा के रूप में हो जाती है। तो सामान्यतः अंतर क्या लिख सकते हैं? अच्छा, कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर अगर हम इसको डिवाइड करके लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। अपनी बात करने का ढंग है, ठीक है। कोई गोल थाली में खाता है, कोई चौकोर थाली में खाता है, बात वही है, खाना खाना है, लेकिन उसको प्रस्तुत कैसे करना है सबका अलग अलग। भाषा एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है, यानी उसका क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है, पहला है। जबकि बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता है, यानी कि परिवार और क्षेत्र अपने आसपास तक ही बोली जाती है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं। जैसे मैंने हिंदी की बात की तो इसमें 18 बोलियां। बोली के अंतर्गत उप बोलियां हो सकती हैं, जैसे
अवधी की वैश्यवाड़ी, ठीक है। इसी तरीके से ब्रज का आप देखेंगे तो उसमें है अंतर्वेदी। आ सकता है, भले हमने यहाँ नहीं लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आ जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। तो ब्रज, अंतर्वेदी। एक भाषा की बोलियों के बीच पारस्परिक बोधगम्यता होती है, लेकिन दो भाषाओं के बीच में पारस्परिक बोधगम्यता नहीं होती। कन्नौजी बोलने वाला व्यक्ति अवधी को तथा अवधी बोलने वाला कन्नौजी को समझ सकता है। जैसे हम भोजपुरी बोलते हैं तो कभी कभी छत्तीसगढ़ी को भी समझ जाते हैं। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में था तो वहां पर बोलते थे हाउ, तो मैं धीरे धीरे समझ गया कि हाउ का मतलब हाँ होता है। और मैं तो 2 साल वहां तक था वहां, तो धीरे धीरे हाँ को हाउ भी बोलना शुरू कर दिया था। तो लोग कहा करते थे कि आपके ऊपर छत्तीसगढ़ी का प्रभाव धीरे धीरे हो रहा है। तो सब चीजें समझते थे, लेकिन उसको धड़ल्ले से बोल नहीं पाते थे। यही अंतर था, क्योंकि ये एक ही भाषा, हिंदी की दो बोलियां हैं। कौन? अवधी और कन्नौजी। एक पूर्वी हिंदी की है और एक आप देख रहे हैं पश्चिमी हिंदी की। ये भी अंतर ध्यान रखना है। लेकिन हिंदी बोलने वाला तमिल को और तमिल बोलने वाला हिंदी को नहीं समझ सकता। ठीक है, प्रयास करेगा तो समझ सकता है। जैसे हम लोग बोलते थे वड़क्यम, तमिल तमिल के लोग भी जेएनयू में आप पढ़ेंगे ना, 3-4 लैंग्वेज एक ही साथ है। हिंदी, उर्दू, तमिल, कन्नड़, ठीक है। जब तक मैं था तो ये सब लैंग्वेज वहां पर थी। और देखेंगे परस्पर अंतर विरोधी है। हिंदी का तमिल से 36 का आंकड़ा है, ठीक है, राजनीतिक रूप से। और उर्दू, हिंदी, उर्दू में तो सामाजिक संस्कृति को लेकर ही बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छा सेंटर है। भाषा का एक मानक रूप होता है। अभी हमने पीछे आप सभी से चर्चा की कि भाषा का मानकीकरण उसका किया जाता है, लेकिन बोली का कोई मानक रूप नहीं। जैसे मैं भोजपुरी की बात करूं तो हमारे पूर्वांचल की भोजपुरी अलग है, और बिहार की जो पश्चिमी बिहार है उसकी भोजपुरी अलग है। इधर है जैम खैम पीएम, हमारे तरफ जाइब खाई पियप, इस तरीके से बोला जाता है। और जैसे गोरखपुर साइड में जाएंगे उधर अलग अलग, मतलब भोजपुरी में भी और उसका कोई मानक रूप नहीं है कि कौन क्या बोल दे रहा है। कहीं रउआ बोला जा रहा है, कहीं त्योहार बोला जा रहा है, इस टाइप से बोला जाता है, पता नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि भाषा और बोली में आप अंतर बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। भाषा का प्रयोग साहित्य, शिक्षा, शासन प्रशासन में होता है, जबकि बोली दैनिक बोलचाल में तथा लोक साहित्य में प्रयुक्त होती है। जैसे आपने भोजपुरी, मैं भोजपुरी की बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस क्षेत्र से लगाव भी है और कुछ अच्छी खासी रचनाएं इसमें लिखी भी गई हैं। जैसे भिखारी ठाकुर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो इनको इधर का भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भाषा का प्रयोग साहित्य, शिक्षा, शासन प्रशासन में होता है, जबकि बोली दैनिक बोलचाल में हम जो प्रयोग करते हैं। हालांकि जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं तो बोलियों का भी बहुत संक्रमण हुआ है। आप अगर क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें कई भाषाओं और बोलियों में, भोजपुरी में भी कमेंट्री होती है। आईपीएल की बात करें, चाहे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ T20, तो इसमें बताया जाता है कि 10 तरीके की भाषाओं बोलियों में क्रिकेट कमेंट्री का आनंद ले सकते हैं। तो ये वही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे संचार युग में हम प्रवेश किए हुए हैं, चीजें बदल रही, लेकिन लिखने के लिए लिखेंगे ऐसे ही अंतर। बोली का प्रयोग क्षेत्रीय लोगों के साथ बोलचाल के लिए किया जाता है, जबकि अपने क्षेत्र से बाहर के लोगों के साथ संपर्क के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्राय यह माना जाता है कि बोली का प्रयोग अशिक्षितों, ग्रामीणों द्वारा किया जाता है, जबकि भाषा का प्रयोग शिक्षितों द्वारा एवं नगरवासियों द्वारा किया जाता है। मान लीजिए आप गाजीपुर से सीधे दिल्ली पहुंच गए, तो पता चला कि 6 महीने बाद आ रहे हैं, तो आप धड़ल्ले से खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं। अब तो ये भी संक्रमण चल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे ना, जब से ये मोबाइल युग है तो थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन टाइप का हुआ है। बहुत बदलाव तो नहीं हुए, लेकिन बहुत चीजों में, ड्रेस सेंस में आप गांव शहर में थोड़ा सा अंतर करना मुश्किल है, क्योंकि जब बाजार हर जगह पहुंच चुका। ठीक है, भाषा का प्रयोग शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, बोली का नहीं। ये अर्ध सत्य है। कई लोग मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर देते हैं। भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक होती है, जबकि बोली बोलने वाले की संख्या सीमित होती है। तो 10 अंतर हमने यहाँ पर बताए, लेकिन प्रश्न के अनुसार और नंबर के अनुसार
ही पॉइंट आपको लिखने। 4 नंबर का है तो कम से कम 5 पॉइंट आपको लिख देना है, इस तरीके से अंतर लिखना है। ये नहीं कि पूरा एक लिखते जा रहे हैं और खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, मानक हिंदी का भाषागत वैज्ञानिक अध्ययन कैसे किया जा सकता है? यानी कि मानक हिंदी का निर्माण कैसे कैसे होता है, उसमें कौन कौन चीजें शामिल होती हैं? तो शब्द रचना के दृष्टिकोण से हिंदी शब्द रचना के 4 प्रकार हैं। संधि द्वारा, समास द्वारा, उपसर्ग द्वारा और प्रत्यय द्वारा। ठीक, शब्द रचना के दृष्टिकोण से मान लीजिए आप एग्जाम में गए और केवल इतना ही दो सवाल आ जाता है कि शब्द रचना से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। हालांकि इस तरीके के सवाल कम आते हैं, लेकिन मान लीजिए आ गया, दिन आपका खराब हो और आ गया तो भी आप लिख लेंगे। इन चारों को ही उसमें बताना है। व्याकरण का थोड़ा सा ये पोर्शन यहाँ पर शामिल हो गया है, ज्यादा नहीं लिखना। संधि द्वारा जैसे विद्याधन आलय विद्यालय। ठीक, समास द्वारा जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। कई बार लोग बढ़ा के बताते हैं, लंबा है उधर जिसका लंबोदर। कई बार तो लग रहा है कि कोई किसी को चिढ़ा रहा है, लेकिन इसका अर्थ निकल जा रहा है गणेश। सबका उधर लंबा, धीरे धीरे जिसका पेट निकल जाता है लोग लंबोदर बोलने भी लगते हैं। समास द्वारा मतलब कैसे शब्द बन जा रहा है, या फिर संधि द्वारा कैसे शब्द का निर्माण हो रहा है, ये चीजें। उपसर्ग का आप जानते ही हैं कि शब्द के पहले आके लग जाता है। प्रति धन एक प्रत्येक। प्रत्यय द्वारा जैसे लकड़ी हारा लकड़ हारा। ये तो है शब्द रचना के माध्यम से यहाँ पर निर्माण हुआ है। दूसरा है लिंग के माध्यम। हिंदी में केवल 2 लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लड़की लड़का। ऐसे उदाहरण दे देना। वचन, हिंदी में केवल 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन, जैसे लड़का लड़के। कारक चिन्ह, संस्कृत में जो कारक चिन्ह थे उनको विभक्तियां कहा जाता था। क्योंकि संस्कृत क्या है आपने पढ़ा होगा, या तो फिर आप भूल गए होंगे, संयोगात्मक है। इसकी प्रकृति क्या है? संस्कृत की संयोगात्मक है। और हिंदी की क्या है प्रकृति? वियोगात्मक है। संस्कृत में सभी शब्द एक ही में लगे रहते हैं, आपने पढ़ा होगा, वो लंबा सा पूरा रहेगा, फिर उसको तोड़ा जाता है, उसका अन्वय किया जाता है। जबकि हिंदी में जो हम लिख रहे हैं वो क्या है? वियोगात्मक, अलग अलग है सब। तो शब्द के रूप 24 8 विभक्तियों 3 वचनों में बनते थे। संस्कृत की बात हम कर रहे हैं। लेकिन हिंदी में कारक चिन्हों का विकास किया गया, हिंदी में कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया, जबकि संस्कृत में विभक्तियों का प्रयोग किया जाता था। शब्द के केवल 2 रूप रह गए, मूल और विकारी रूप। जैसे मैंने पुस्तकालय से पुस्तक ले ली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संज्ञा, फिर जो कारक चिन्ह है यहाँ पर से, पुस्तक ले ली क्रिया, तो पूरा एक पद बन रहा है। और ये क्या है? कारक चिन्ह से जुड़ा हुआ है से यहाँ पर। तो ये है, समझ गए होंगे आप। काल, हिंदी में 3 तरीके के काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे डिवाइड किया गया है, तो पूरा नहीं लिखना है। पुरुष, संस्कृत की भांति हिंदी में भी 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हमने पूरा उसका बताया नहीं है, क्योंकि इस पे और भी बताया जा सकता है पूरा, लेकिन आपने पूरा लिख दिया। अगर मानक हिंदी का भाषागत वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अंत तक देखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और हमारी कोशिश क्या थी कि आपके दिमाग में चीजें बैठती रहें, और जो आपके सिलेबस में पोर्शन दिया गया है उससे रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं उसको पूरा हमने टच करने की कोशिश की, छूने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे और धीरे धीरे बैठ के नोट्स भी बना लेंगे। आपके पास एक अच्छा मटेरियल हो जाएगा और फिर एग्जाम के लिए कमर कस कर आप तैयार हो जाएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे, और कमेंट करके उसी तरीके से बताएंगे जिस तरीके से आपने EMRS, KBS या फिर LT के रिजल्ट्स को बताया कि मेरा प्री हो गया है। मेहनत करेंगे तो निश्चित होगा। और जिन विद्यार्थियों को इसमें सफलता नहीं मिली है, आप वो हार न माने, आगे की परीक्षाओं के लिए नियमित रूप से लगे रहें और इस चैनल से जुड़े हैं। तब चैनल में जो शुरुआत में जुड़ेगा उसको मजा नहीं आएगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि
ठीक जगह हम आ गए और यही ठीक आपको ठीक भी कर सकता है। तो कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।